एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का थर्ड लेसन इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस लेसन में हमें ब्रिटिशर्स जिसने यहाँ पे रूल करने चालू किया उसका क्या इफ़ेक्ट्स हुआ, मतलब उसके कितने इल इफ़ेक्ट्स हुए, उसके बारे में मैं आपको इस लेसन थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। Establishment of British India Company. Portuguese, Dutch, French, Britishers thought of entering the Indian market and to establish their domination over India. ये चार थे, याद रखना। Who were the, ये पूछते हैं वन सेंटेंस में, कौन इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था। तो दे वेर द पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स। दे वेर द रूलर्स हु वांटेड टू एंटर द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी ही नहीं बल्कि पहले से ही काफ़ी बड़ा मार्केट था और ये बात ये जान चुके थे। तो उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पे आए डोमिनेट करे और फिर यहाँ पे रूल करने का। पहले तो ट्रेड के बहाने करके वो लोग इंडिया में आए थे, लेकिन जैसे जैसे देखा यहाँ का रिसोर्सेज के बारे में, यहाँ के मार्केट के बारे में, जैसे जैसे उनको पता चला और तो उन्होंने यहाँ पे डोमिनेट करने के बारे हिसाब से वो इंडिया में आए थे। बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी सेटल्ड। ब्रिटिश आने से पहले ही पोर्चुगीज आए थे और सेटल हुए थे और उनका जो रिलेशन था ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी बिटर था। बिटर मतलब कड़वा रिलेशन था, लेकिन बाद में दोनों ने बोलते ना एक दूसरे के साथ समझौता किया कि तुझे भी ट्रेड करना है, मुझे भी ट्रेड करना है। ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज़ ने वो एक फ़ाइनल फैसला लिया, तुझे भी ट्रेड करना है, मुझे भी ट्रेड करना है, तो क्यों ना मिलकर हम ट्रेड करें और बाद में हम लोग अपना डोमिनेट करेंगे, जो जो लूटना है वो लूट कर भी चले जाएंगे। तो वो उनका एक मेन उद्देश्य था, विच इसके लिए वो लोग क्या किया, दोनों ने हाथ मिला लिया। ब्रिटिश डोमिनेशन हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड द लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स किसे कहा जाता है, जो पहले से इंडिया में था, जो इंडियंस ही थे, जो रूलर्स किंग्स सब होते थे ना, तो उन लोग से उसका ऑपोजिशन हुआ। किसको, ब्रिटिशर्स को। फ्रेंच और डच ने भी ऑपोज किया। द ब्रिटिश एंड द मराठास। अभी ब्रिटिशर्स को किसका ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, द मराठास का। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश। मुंबई क्या था, मेन सेंटर था ब्रिटिश का, तभी भी मुंबई एक मेन सेंटर था। दे वांटेड टू एक्वायर नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। मराठास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए उनको नियर बाय टेरिटरीज को कब्जाने का मौका नहीं दिया। ब्रिटिशर्स चाहते वही थे कि वो मुंबई के साथ साथ आजू बाजू में टेरिटरीज को भी सब अपने अंडर कर ले, लेकिन मराठा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो कर नहीं पाए। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच द ब्रिटिश। जब तक पेशवा माधवराव था उनके लिए वो बहुत ही मुश्किल था किसे मुंबई को अपना हासिल करना, लेकिन जैसे उनका डेथ हुआ तो उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव, वो खुद ही अप्रोच किया मतलब खुद उनके सामने गए, ब्रिटिशर्स के सामने। क्यों, क्योंकि काफ़ी वो लालची था, उसको पेशवाशिप चाहिए था, मतलब वो पेशवा बनना चाहते थे, तो खुद होकर ही वो सामने से उनको अप्रोच किया। किसको, ब्रिटिशर्स को। विच लेड टू द एंट्रेंस ऑफ ब्रिटिश इन द मराठा पॉलिटिक्स। इस तरह से ब्रिटिशर्स का एंट्री हुआ मराठा पॉलिटिक्स में। और ये कौन किया, हमने मतलब पेशवा माधवराव के अंकल जो रघुनाथ राव हैं, उन्होंने खुद अप्रोच किया। क्यों, क्योंकि उसको ग्रीड था, बहुत लालची थे वो, और उसको पेशवाशिप चाहिए था, मतलब वो पेशवा बनना, नेक्स्ट पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया। During the period of 1774 to 1818, 3 wars were fought between Marathas and the British. मराठास और ब्रिटिश के बीच में ये पीरियड में 1774 से लेके 1818 तक 3 जंगें लड़ी गई, इन विच मराठास फॉट यूनाइटेडली एंड प्रूव्ड सुपीरियर। उसमें उन लोग काफ़ी, मराठास तो माने जाते जाबाज थे, काफ़ी बोलते हैं ना एकदम निडर थे वो लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से फॉट किया, यूनाइटेड होके फॉट किया, मतलब सब लोग अगर मिलके यूनाइटेडली हम लोग सोचेंगे कि इनको हराना है तो हम हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही उन्होंने किया, यूनाइटेडली उन्होंने फोर्ट किया
एंड सुपीरियर है, मतलब वो लोग जीत गए। नेक्स्ट हमें पॉइंट याद रखना है, द सब्सिडरी अलायंस। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव्ड विथ ए मिशन टू डोमिनेट ऑल ओवर इंडिया। मतलब उसका मिशन क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली का एक ही मिशन से आए थे कि हमें इंडिया को डोमिनेट कैसे भी करके करना है। और उसके लिए उसने क्या किया? ही साइन सब्सिडरी अलायंस विद द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स के बीच में उसने एक सब्सिडरी अलायंस साइन करवा के लिया। अकॉर्डिंग टू विच उसका मतलब क्या? ब्रिटिश मिलिट्री विल हेल्प विल बी प्रोवाइडेड। मतलब जो भी चाहिए रहेगा किसी भी रूलर को, अगर समझो ब्रिटिश मिलिट्री की ज़रूरत होगी तो वो हेल्प ब्रिटिशर्स देंगे, उनका जो मिलिट्री है वो लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे एक सब्सिडरी अलायंस उन्होंने साइन किया विद द रूलर्स। जो इंडिया में रूलर्स थे, इंडिया के जो रूलर्स थे, वो लोग आपस में इतने लड़ते रहते थे ना, तो इसके वजह से ही ये ब्रिटिशर्स ने पूरा उसको फ़ायदा उठाया। मतलब एडवांटेज कैसे लेना है ना, उनको पता था कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो चलो इनको डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिशर्स का पॉलिसी है ना, उन्होंने उसी में से उन्होंने यहाँ पे रूल करना चालू किया। इन रिटर्न द रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ टेरिटरी फॉर इट्स मेंटेनेंस। लेकिन उसके बदले में जो रूलर्स हैं उनको क्या करना है? अभी समझो मैंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश आर्मी को जो भी पैसा है पेमेंट करना पड़ेगा ताकि मेंटेनेंस वो रख सके, या तो कोई पार्ट ऑफ टेरिटरी, कोई इलाका, कोई रीजन वो देना पड़ेगा। तो ये ब्रिटिशर्स का ये था। मतलब अगर तुमने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तो ब्रिटिशर्स को इन रिटर्न रूलर्स को ये देना पड़ेगा, या तो पेमेंट इन कैश देना पड़ेगा या तो कोई टेरिटरी देना पड़ेगा। द रूलर कांट डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश। और कोई भी रूलर दूसरे रूलर के साथ जब तक झगड़ा मतलब कोई वार नहीं कर सकते विदाउट द इंटरवेंशन मतलब उनका मध्यस्थता, मतलब उनको इंटरवेंट करना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। सम रूलर्स एक्सेप्टेड द ऑफर बट लॉस देयर फ्रीडम। तो बहुत लोगों ने वो साइन कर दिया बिना सोचे समझे, सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ? लास्ट में उनका पूरा जो फ्रीडम था उन्होंने खुद अपने हाथों से वो ताली में परोस के ब्रिटिशर्स को दे दिया। समझ में आया अभी क्या है सब्सिडरी अलायंस? किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली था। उसका मेन इंटेंशन क्या था इंडिया में आने का? सिर्फ यही था कि इंडिया को डोमिनेट करे, और उस चक्कर में उसने सब्सिडरी अलायंस साइन करवा के लिया रूलर्स से। तो जो रूलर्स ने वो साइन किया तो उनको क्या था? मतलब उन्होंने अपना फ्रीडम तो खो दिया, बदले में उनको क्या करना था? उनको पेमेंट भी करना पड़ता था कैश में, या पार्ट ऑफ टेरिटरी देना पड़ता था। और उसके बाद अगर किसी से वार करना है तो बिना उनका परमिशन का वार नहीं कर सकते। वो एक उन लोग ने डिक्लेरेशन फॉर्म ये करके लिया कि तुमने किसी से भी एक लड़ाई करनी है या वार किसी से भी अगेंस्ट, तो उसमें ब्रिटिश ज़रूर इंटरफियर करेंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ? कोई रूलर्स ने वो ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिसने भी वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया उन्होंने अपना फ्रीडम भी वहीं पे खो दिया। In 1802, Bajirao signed this treaty, which is known as Treaty of Vasai, but many Maratha सरदार ने opposed it। तो बाजीराव जो था उसने भी वो सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, लेकिन बहुत सारे मराठा सरदार जो थे उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने अपोज किया, विच लेड टू सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जिसके वजह से सेकेंड वार हुआ इन विच ब्रिटिशर्स वे विक्टोरियस। अभी नेचुरली एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उसमें दो मतभेद होता रहता है, यानी उनके बीच में एक बोलते हैं ना ये नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगे, तो उसमें तो वो ग्रुप कभी जीत ही नहीं सकता है। और वैसे ही हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। क्या पहले में क्या किया था? वो लोग ने यूनाइटेडली फाइट किया, तो उसके वजह से वो लोग सुपीरियर प्रूव हुए थे। लेकिन सेकेंड वार में क्या था? उनके बीच में डिस्प्यूट्स था। जैसे बाजीराव ने वो ट्रीटी साइन किया, लेकिन मराठा सरदार ने उसको अपोज भी किया, यानी उनके ग्रुप में डिस्प्यूट्स था आपस में, जिसके वजह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स विक्ट्री हासिल किया
एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर इंटरफियरेंस इन मराठा स्टेट, और मराठा स्टेट में उन्होंने अपना इंटरफियरेंस करना शुरुआत किया। वहाँ से उनका एंट्री भी हो गया पूरी तरह से मराठा स्टेट में, मराठा पॉलिटिक्स में। Bajirao II found this intolerable and waged a war against the British. He was defeated in this battle and he surrendered. मतलब वो बाजीराव टू को वो ये जो सब्सिडरी अलायंस बारे में उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगा, इसलिए उसने वो उसके अगेंस्ट जाके ब्रिटिश से ये किया, पंगा लिया। तो उसमें क्या हुआ, उस बैटल में वो डिफीट हो गया और उसने अपने आप को सरेंडर किया। The capital of Mughal, which was under the control of Daulat Rao Shinde, was defeated. General Lake captured the Mughal emperor and gained victory over Hindustan. मतलब capital of Mughal जो था, जो दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में था, वो भी डिफीट हुआ। जनरल लेक ने कैप्चर किया मुगल एम्परर एंड गेंड विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के पर विक्ट्री हासिल की। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में। ही रूल्ड इन सतारा, ब्रिटिशर्स साइंड द ट्रीटी विथ प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड हिम। ग्रैंड डफ वाज द ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन स्टेट अफेयर्स। मतलब सतारा में तभी कौन रूल करता था, छत्रपति प्रताप सिंह। तो ब्रिटिशर्स के साथ उसने भी साइन किया था, और ग्रैंड डफ जो था ऑफिसर, उसे लगाया था जो भी स्टेट अफेयर्स, मतलब सतारा स्टेट का जो भी अफेयर्स है उस मामले में उसको असिस्ट करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए। लेटर ही वॉज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल टू काशी। बाद में उसको उस पोस्ट से भी उन्होंने निकाल दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने उसको एक्साइल किया काशी में, वो चला गया काशी में। ही डाइड देयर इन 1847। और वहाँ पे वो एक्सपायर हो गया, मतलब वो गुजर गए। एक्चुअली वो अच्छा इंसान था। प्रताप सिंह ने काफ़ी रोड्स, स्कूल, काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रोड्स, दोनों तरफ झाड़ लगा, सब काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। रंगो बापूजी गुप्ते, लॉयल ऑफिसर ऑफ प्रताप सिंह, फोर्ट लीगल बैटल बट फेल्ड। इन 1848 सतारा स्टेट वाज आल्सो एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब रंगो बापूजी ने काफ़ी लीगल फाइट तो किया था। लीगल फाइट मतलब कोर्ट में जाके उसका केस लड़ा था। वो बहुत लॉयल ऑफिसर था प्रताप सिंह का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1848 में सतारा स्टेट को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। अभी इसका क्या इफेक्ट्स था? ब्रिटिशर्स के इंडिया में एंट्री किया, उन्होंने यहाँ पे डोमिनेट करना चालू किया, उन्होंने अपने रूल्स बनाकर हम पर डालना शुरू किया था। उसका अभी क्या इफेक्ट्स है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो ये याद रखना है बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव था इन 1765 में जिसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ, कौन से स्टेट में था? बंगाल में था। कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। कंपनी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने, ब्रिटिशर्स के कंपनी थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ब्रिटिशर्स का ही था, उन्होंने ये वर्क रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्ट करने का काम। कहाँ से? रेवेन्यू मतलब टैक्स है, टैक्स जो भी कलेक्ट करते थे वो काम कौन करते थे? ब्रिटिशर्स करते थे, और उन्होंने वो ड्यूटी संभाला। और नवाब जो था, नवाब जो वहाँ पे बंगाल के जो नवाब थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सौंपा गया। लॉ एंड ऑर्डर मतलब सब जगह शांत हो, लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस का जो भी काम होता है वो ही। तो वो काम किसको दिया गया? नवाब को दिया गया। अभी इसका इल इफेक्ट्स क्या था? मनी कलेक्टेड एज रेवेन्यू वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ मनी कंपनी ऑफिसर। मतलब जो भी पैसा कलेक्ट करता था वो किसको जाता था? रेवेन्यू मतलब पैसे है ना, टैक्स जो भी कलेक्ट होता था वो जाता था कंपनी ऑफिसर्स, यानी ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास चले जाते थे। वो भी पक्के शाने थे, उनको पता था कि किस तरह से इनको लूटना है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो अपने फ़ायदे का है वो उन्होंने अपने तरफ रखा, और नवाब को बोला कि तुम लॉ एंड ऑर्डर को देखो, हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम करेंगे। इसके वजह से जो भी पैसा आता था वो किसके पॉकेट में चला जाता था? कंपनी ऑफिसर का।
ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया। एकदम मोनोपोली था, मोनोपोली मतलब वो अकेला था जो ट्रेड करता था इंडिया में, उनको एक मोनोपोली पावर था। मतलब मोनो मीन्स एक अकेला इंसान, मतलब एक अकेला कंपनी जो ट्रेड कर सकता था इंडिया में। बिकॉज ऑफ विच मेनी ट्रेडर्स एनवीड दम, बहुत बाकी जो ट्रेडर्स है, लोकल ट्रेडर्स हो, दूसरे ट्रेडर्स हो, उन लोग को उन पर जलन होता था। एनवीड मतलब जलन होना, जेलस फील करना। They received criticism in England and hence British Parliament introduced law to keep control on company. इसके वजह से क्या हुआ, उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा, क्योंकि दूसरे लोग थे, वो लोग काफ़ी जेलस फील करने लगे कि अकेला ही पूरा लूट रहा है। वो होता है ना, एक अकेला इंसान पूरा लूट के ले रहा है, तो उसके वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके वजह से उनको एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा टू कीप कंट्रोल ऑन कंपनी। कंपनी पे कंट्रोल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक नया लॉ को इंट्रोड्यूस किया। ये लेसन मैं अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आपको ये लेसन जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।